नमस्कार। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और उनको बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने भगोड़ा बताते हुए फांसी की सजा सुना दी है। बांग्लादेश ने भारत से कहा है कि वो शेख हसीना को यहां भेजे ताकि हम उनको फांसी पर लटका सकें। लेकिन भारत कंफ्यूजन में है कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि कायदे से तो हसीना को सौंपना चाहिए और फायदे के लिए नहीं सौंपना चाहिए। तो सवाल है कि भारत की रणनीति है क्या? क्या शेख हसीना को फांसी से बचा पाएगा भारत? और बांग्लादेश भारत का क्या कर लेगा? ये बहुत सारे सवाल अब पैदा होने लगे हैं जिनको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले सरसरी तौर पर यह मामला समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को फांसी दी गई। ये कहानी शुरू होती है 2023 से। 2023 तक बांग्लादेश में एक तरह से सब चंगा था, लेकिन 2024 का साल बांग्लादेश के लिए उथल पुथल भरा रहा जब 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश के आम चुनाव में शेख हसीना की अगुवाई वाली आवामी लीग ने 300 में से 224 सीटें जीती और 50 महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें थी उनमें भी 48 आवामी लीग को दे दी गई और इस तरह आवामी लीग की 350 में से 272 सीटें हो गई, लगभग 75% से ज्यादा। जबकि बिहार में तो 80% के आसपास एनडीए के पास सीटें हैं। खैर, यह आवामी लीग की लगातार चौथी जीत थी, क्योंकि इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, जिसके कारण वोटिंग परसेंट सिर्फ 40% रहा। इसीलिए विपक्ष ने इसे नकली चुनाव बताया और फिर शुरू हुआ भ्रष्टाचार और तानाशाही का दौर, जिसमें सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मुक्ति संग्राम के मुक्ति योद्धाओं के बच्चों को पोतों के लिए दे दिया गया। मुक्ति संग्राम आपको याद होगा 1971 के पास हुआ था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को एक तरह से पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। खैर, आरक्षण के बाद सरकारी नौकरियों में कुल 56% सीटें कोटे में आरक्षित हो गई। अब छात्रों का आरोप था कि ये जो 30% का कोटा है, ये मुक्ति संग्राम के योद्धाओं के बच्चों के लिए नहीं है, उनके पोतों के लिए नहीं है। असल में यह आवामी लीग के नेताओं के लिए, उनके मंत्रियों, सांसदों और उनके रिश्तेदारों के लिए एक निजी कोटा बन गया है। वैसे इस कोटे का मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट ने भी 30% कोटे को जायज ठहराया, सही ठहराया। बस फिर क्या था, 15 जुलाई 2024 को आंदोलन शुरू हो गया। छात्रों ने बांग्लादेश कोटा सुधार आंदोलन के नाम से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसका सरकार ने दमन करने की कोशिश की तो आंदोलन का विस्फोट रूप पैदा हो गया। पुलिस ने ढाका विश्वविद्यालय कैंपस में आंसू गैस और रबड़ बुलेट चलाई और 18 तारीख को पहली बार पुलिस ने जिंदा गोलियां चलाई, जिसमें अबू सईद नाम का एक छात्र गोली लगने से मारा गया। उसकी वीडियो वायरल हुई तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते बांग्लादेश में लगभग 1400 छात्र, जो बच्चे थे, आम लोग थे, ये मारे गए। 20,000 से जो ज्यादा लोग थे वो घायल हुए और 15,000 से ज्यादा गिरफ्तार कर दिए गए। और सिर्फ 20 दिन में यह सब हुआ। 20 दिन में शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार गिर गई और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, इतनी बगावत हो गई। दरअसल कोटा वजह बनी, लेकिन असली वजह था जो 15 साल से दमन चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था, बेरोजगारी थी, लोकतंत्र की हत्या थी, वोट चोरी थी, ये तमाम चीजें थी। इसके बाद फिर शेख हसीना चुपचाप भारत में आकर छिप गई। ये जो क्रांति थी, इसे बांग्लादेश की मानसून क्रांति के रूप में जाना गया, जो 15 साल के हसीना राज के अंत का प्रतीक बनी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी और फिर छात्र आंदोलन के दौरान हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी कि आईटीसी में ट्रायल किया गया। यह आईटीसी एक विशेष अदालत है जो हसीना के शासनकाल में 1971 के युद्ध अपराधों के लिए बनाई गई थी, जो बहुत पहले खत्म हो गया था। लेकिन इस सरकार ने इसे पुनर्गठित किया, जिसने 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश में हसीना को फांसी की सजा सुना दी। शेख हसीना को फांसी की सजा दी। अब इस घटनाक्रम ने जो बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला दिया है। शेख हसीना जो 1975 में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद सत्ता में आई थी, अब उसी आईटीसी का शिकार हुई है जिसे उन्होंने बनाया था। इस मामले में बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान, इनको भी फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून सरकारी गवाह बन गए हैं, जिसके बाद
उनको 5 साल की सजा सुनाई गई। फिलहाल 78 साल की शेख हसीना ने इस फैसले को फर्जी और पूर्व नियोजित ट्रिब्यूनल का हिस्सा बताया और सजा को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि इस फैसले से चरमपंथियों का बेशर्म इरादा सामने आ गया है। तो यह था पूरा केस। अब तक 78 वर्षीय हसीना अभी भारत में है। सबसे बड़ा सवाल कि सजा सुनाए जाने के बाद क्या हसीना भारत से बांग्लादेश इस सजा को चुनौती देने के लिए लौटेंगी? हसीना की पार्टी आवामी लीग क्या बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में लड़ने के लिए अदालत जाएगी? क्योंकि आवामी लीग को भी जो वहां की अंतरिम सरकार है उसने बैन कर दिया है चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि बांग्लादेश में एक तानाशाही गई तो दूसरी उससे भी बड़ी तानाशाही आ गई है, जिसने सबसे बड़ी पार्टी को ही बैन कर दिया है। अब बांग्लादेश ने भारत को लेटर लिखा है कि हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए। उन्होंने 2013 के प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया है और कहा है कि अगर भारत इस सामूहिक हत्यारे को शरण देता है या शरण देता रहा तो इसे बांग्लादेश और उसके लोगों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कृत्य माना जाएगा। अब सवाल यह कि भारत क्या करे, क्योंकि शेख हसीना और उसके पिता से भारत के 1971 से ही शानदार रिश्ते रहे हैं, लेकिन अब शेख हसीना के कारण रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। वैसे भारत ने इस चिट्ठी का कोई जवाब दिया नहीं, यानी कि एक तरह से इग्नोर मार दिया है। भारत को मानवीय आधार पर हसीना को शरण जारी रखने का अधिकार है, लेकिन प्रत्यर्पण की संधि के तहत दबाव भी है। अब भारत चाहता है कि हसीना को ब्रिटेन में शरण मिल जाए ताकि फालतू में बांग्लादेश से रोज रोज का ये किचकिच ना हो, उलझना ना पड़े और शेख हसीना भी बच जाए। लेकिन अब तक कोई सफलता मिलती दिख नहीं रही है। वहीं सबके बीच देश के जो जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं एनएसए अजीत डोभाल, अब वो कोशिशों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उनकी मुलाकात बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान से हुई और उन्होंने भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव के बीच ढाका आने का न्योता दिया है। देखते हैं वहां जाकर डोभाल क्या कर सकते हैं, वहां जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन एक तरह से अजीत डोभाल मिशन शेख हसीना बचाव में जुट गए हैं। अब बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1962 में एक समझौता हुआ था। उस प्रत्यर्पण संधि के तहत, उस समझौते के तहत भारत परिस्थितियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेश को सौंपने से इनकार कर सकता था। लेकिन 2013 में ढाका के साथ यह संधि रिन्यू हुई और उस समय जो शेख हसीना थी वो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये संधि को रिन्यू कराया था, जिसमें यह कराया गया, ये लिखाया गया कि अगर राजनीतिक मंशा से किसी शख्स को दोषी ठहराया जाता है तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को सजाए मौत दी है उसका मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए था जिन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में युद्ध अपराध किए थे और फिर खत्म हो गया था। लेकिन अब उसे दोबारा बनाया गया है। अब शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भी बांग्लादेश नए नए रोज रोज झूठ बोल रहा है, नए नए पैंतरे आजमा रहा है। जैसे ढाका से विदेश मंत्रालय ने कहा बांग्लादेश के कि भारत में आवामी लीग से जुड़े ऑफिस शुरू हो गए, वो चल रहे हैं, क्योंकि आवामी लीग बांग्लादेश में बैन कर दी गई है। बांग्लादेश के इन आरोपों का भारत ने खंडन कर दिया है। लेकिन भारत को चिंता करनी चाहिए और गंभीरता से करनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के खिलाफ थे वो अब नजदीक आ गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े तो भारत ने उसकी निंदा की और फिर संबंध बिगड़ने शुरू हुए तो इंटरनेशनल लेवल तक बिगड़ते रहे, संबंध अभी भी बिगड़ रहे हैं। फिर बाड़बंदी का विवाद, अदानी के पेमेंट रोकने का विवाद, भारतीय उच्चायुक्त को तलब करने का विवाद, आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगा दिए और भी कई मुद्दों पर लगातार दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता रहा और इस घड़ी में दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों करीब आने लगे। फिर पाकिस्तान के मंत्रियों का बांग्लादेश दौरा तेज हो गया और सोचिए दिल्ली में जो आतंकी धमाका हुआ था उस धमाके से 2 दिन पहले पाकिस्तान का युद्धपोत पीएनएस सैफ जो बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह है वहां पर उसने लंगर डाल दिया। 1971 की जंग के बाद 54 सालों में पहली बार कोई पाकिस्तानी युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है। तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर कोई चाल चल रहे हैं या फिर अमेरिका इन दोनों देशों का इस्तेमाल कर रहा है? खैर बहुत सारे घटनाक्रम है
और यह घटनाक्रम दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है, खासकर तब जब भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर जो हमले हुए उनकी निंदा की और व्यापार संबंधों में भी कुछ बाधाएं पैदा हुई। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए ताकि फिजूल के विवाद में फंसकर देश को न फंसा दे।